हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र। और आज है सैटरडे और हर सैटरडे को हम यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं। और आज बारी है 2007 दिसंबर के पेपर की। तो चलिए देर ना करते हुए इसे सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप कमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं और वीडियो से संबंधित सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो सुझाव मेरे लिए गाइडलाइन का काम करते हैं। मैं सुझाव ज़रूर पढ़ती हूँ और उनके हिसाब से अपने वीडियो में संशोधन लाती हूँ। और आपको सूचना दे दूं कि मैंने दिसंबर 2019 से पेपर सॉल्व करना शुरू किया था। इस समय हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमने दिसंबर 2007 तक के जो पेपर हैं वो सभी कवर कर लिए हैं और आगे भी कंटिन्यू हम करते जाएंगे। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पर लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी पेपर्स को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं हम आगे अपने प्रश्न पत्र पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है शिक्षण अभिक्षमता यूनिट से रिलेटेड। क्वेश्चन कहता है मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी होते हैं। तो संबंध ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। तो हम केवल राइट आंसर पढ़ेंगे क्योंकि अगर सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंध करना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अधिगम सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त उद्देश्य माना जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवहार का रूपांतरण। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने कल मेरे वीडियोस देखे हैं उनको मैं ये सूचना दे दूं कि जो करेक्शन है वो करेक्शन उसमें मैंने कर दिया है पिछले वीडियो में, इतिहास का जो हमने पेपर सॉल्व किया था। और करेक्शन आपको मिलेगा टैग बॉक्स में। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टैग ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको करेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं तो उनका क्या मतलब है। तो उसमें ऑप्शन होगा उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। तो छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता कब संभव होती है। ये संभव होती है जब परिचर्चा विधि को हम अपनाते हैं, परिचर्चा विधि के द्वारा। नेक्स्ट यूनिट है अनुसंधान अभिक्षमता का और इसमें आ गए यहाँ पे प्रश्न विचलन सैंपल के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष जाने जाते हैं। तो जाने जाते हैं किस रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। आधार सामग्री विश्लेषण निर्वाचन यानी इन ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर प्राचल पैरामीटर अनुमान भी हो जाएगा और सांख्यिकी अनुमान ये भी हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। प्रयोगात्मक अध्ययन ब्लैंक के नियम पर आधारित होते हैं। तो ब्लैंक में हमारे क्या आएगा। तो इसमें आएगा परिवर्तित में संयोजन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण हैं।
तो मुख्य जो अभिलक्षण हैं वो हो जाएंगे प्रायोगिक। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है उपयुक्त सभी पर, मौलिकता पर, वैधता पर और वस्तुनिष्ठता पर। तो फ्रेंड्स, आपका एक कमेंट आया था प्रिया बोध और पवन के तरफ से पीएचडी की टॉपिक को लेकर, तो कल मैं उस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ कि किस तरह से हम तो टॉपिक किस तरह से हम चुन सकते हैं इसके बारे में। तो इस पर अगर आप जानना चाहते हैं कि पीएचडी अगर आपका कहीं इनरोलमेंट हो गया है और टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं तो किस तरह से ढूंढें, तो उस पर मैं आपको कल एक वीडियो संडे को प्रोवाइड करूंगी। तो जिन लोगों को टॉपिक चूज़ करने में दिक्कत हो रही है वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। जब जनसंख्या समिति हो तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? सीमित हो। जब जनसंख्या सीमित हो तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो ये तकनीक होती है क्रमबद्ध प्रतिचयन तकनीकी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 अध्ययन बोध का आ गया है। यहाँ पर पैरा वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। एक पैरा पूछा गया है और उसी पर आधारित 5 प्रश्न हैं। तो एक बार पैरा हम पढ़ लेते हैं। पैरा दे रहा है, गांधी जी का सामाजिक व पर्यावरण दर्शन सर्वग्राही रूप से मनुष्य क्या चाहते हैं पर आधारित न होकर, यहाँ थोड़ा सा जो है स्कैन में कट गया है, फिर भी मैं पैरा आपको पढ़ देती हूँ। उनकी आवश्यकताओं पर आधारित है। जीवन के आरंभ में जैनियों, सोफिस्टों, ईसा के उपदेशों, रस्किन और टॉलस्टॉय और सबसे महत्वपूर्ण भगवत गीता के परिचय में उनकी सर्ववादी मानवता प्रकृति उनके पर्यावरणीय अंतर्संबंध के चिंतन पर गहरा प्रभाव डाला। साधनहीन ग्रामीण जनता के प्रति उनके मन में एक वैकल्पिक सामाजिक चिंतन का विचार पनपा जो दूरदर्शी, स्थानीय और तात्कालिक था। गांधी जी इस बात से पूरी तरह जागरूक थे कि प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनता के लिए भोजन जुटाने की मांग कहीं ज्यादा थी और औद्योगिकरण ने इसे और जटिल बना दिया था। यह बात जब जितनी सामान्य और भोली लगती है, लेकिन एक शताब्दी पहले यह उद्घोषणा धर्मद्रोही जैसी विरल थी। गांधी जी आधुनिकतावादी औपनिवेशिक षड्यंत्र के अंतर्गत पर्यावरण के प्रति संवेदनशील मौजूदा ढांचे के विनाश की आंशिक से चिंतित थे। इन मौजूद ढांचों में भरण पोषण की पारंपरिक रीति से संपन्न बनने की अपार संभावनाएं थी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बजाय मानव आत्मा एवं शक्ति को दास बनाने वाले वैकल्पिक अंधी पश्चिमी टेक्नोलॉजी के शायद गांधी जी का जो नैतिक सिद्धांत सबसे अधिक जाना जाता है वह है सक्रिय अहिंसा, दूसरे जीवों को दुख ना पहुंचाना। पारंपरिक नैतिक संयम से व्युत्पन्न इन मूल्य की सर्वाधिक परिष्कृत अभिव्यक्ति महाभारत महाकाव्य 100 से 200 ईसा पूर्व में मिलती है, जहां मानव की निरंतर स्वतंत्र इच्छाओं और संग्रह के ऊपर नियंत्रण लगाने से नैतिक विकास होता है। मनुष्य कार्यों का मूल्यांकन दूसरे के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें मापा जाता है। जैनियों ने इस सिद्धांत को समस्त चैतन्य तथा जीव जंतु पर समान रूप से लागू किया। अग्रणी जैन मुनि
और बिच्छड़ियाँ जीवों व कृमियों की हत्या न हो, इसलिए रास्ते में झाड़ू से बुहारते हैं। अहिंसा सार्वभौम आदेश है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। और यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से गांधी जी की मानवता, प्रकृति और उनके पर्यावरण से अंतर संबंधों की सर्ववादी विचारधारा के विकास के ऊपर किसका गहरा प्रभाव पड़ा? तो जो प्रभाव पड़ा था वो हो जाएगा भगवत गीता का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देती हूँ। गांधी जी का सर्वग्राही सामाजिक व पर्यावरणीय दर्शन मनुष्य की ब्लैंक पर आधारित है। तो ये आधारित है आवश्यकताओं पर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी की साधनहीन लोग, गरीबों एवं ग्रामीण जनता के प्रति गहरी चिंतन से किस वैकल्पिक व्यवस्था का विचार पनपा? तो ये पनपा था सामाजिक चिंतन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। औपनिवेशिक नीति और आधुनिकीकरण को विनाश की ओर ले गई। विनाश की ओर ले गई। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ग्रामीण आधारिक संरचना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी की सक्रिय अहिंसा ब्लैंक से व्युत्पन्न है। तो ये हो जाएगा दूसरे व्यक्ति को चोट ना पहुंचाने की नैतिक निग्रह से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है संचार यूनिट। डीटीएच सेवा का आरंभ निम्न वर्ष में हुआ। तो किस वर्ष आरंभ हुआ था डीटीएच सेवा? तो ये सेवा प्रारंभ हुई थी 2004 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कुल सदस्य होते हैं। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं कुल मिलाकर 28 सदस्य। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूचना देना और प्राप्त करने का अधिकार की गारंटी भारत के संविधान की किस धारा में दी गई? तो ये दी गई थी 19(2) के धारा में। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च शिक्षा में रेडियो का उपयोग निम्नलिखित आधारिका पर है। तो किस पर आधारित है? ये आधारित है पाठ्याचार पर आधारित अनुदेशों को पुष्ट करना। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद यूनिट आ जाती है तर्क, गणित, गणितीय तर्क सहित रीजनिंग और मैथमेटिक। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए सीरीज में प्रश्नवाचक के स्थान पर सही अंक लिखिए। तो यहाँ पर एक सीरीज दी गई है 5, 4, 9, 17, 35 और ब्लैंक, और इज इक्वल टू 139 139। तो जो ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका हम जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से निकल रहा है, अब देख सकते हैं। 4 × 2 इज इक्वल टू 8 + 1 9 हो जा रहा है। इस तरह करते हुए जो ब्लैंक पे है, तो यहाँ जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा 69। तो ये हो गया 69। और इसके बाद दिया हुआ है 22 से 24 तक के प्रश्नों का उत्तर इसके माध्यम से हमें देना है। इसमें 3 परस्पर संबंध व्रत I, S और P है, जिसमें व्रत I इंडिया के लिए, S साइंटिस्ट के लिए और P
पॉलिटिशियंस के लिए है। विभिन्न क्षेत्र में A से F द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम बना हुआ है और इसी आधार पर हमको उत्तर देना है। I फॉर इंडिया बताया गया है, S फॉर साइंटिस्ट और P फॉर पॉलिटिशियंस। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, जो क्षेत्र गैर इंडियन यानी कि जहां इंडियन नहीं है, नॉन इंडियन वैज्ञानिकों को दर्शाता है जो राजनीतिक भी हैं, वो कौन से क्षेत्र हैं? तो वो क्षेत्र हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, यानी F होगा। वह क्षेत्र जो दिखलाता है कि वे ना तो वैज्ञानिक है और ना, इसमें कुछ मिस्टेक है, वह क्षेत्र जो दिखलाता है कि वे ना तो वैज्ञानिक हैं और एक और होना चाहिए था, यहाँ पे मिस हुआ है। तो इसका जो उत्तर है, फिर भी उत्तर मैं आपको बता देती हूँ, कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में। ऑप्शन बी होगा, वह क्षेत्र जो दिखलाता है जो इंडिया है, इंडियन है और वैज्ञानिक भी हैं, दोनों को ही प्रदर्शित करता है। तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित सीरीज में कौन सा अंक गायब है? तो ये एक सीरीज दी गई है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो 2, 5, 10, 17, 26, 37 और 50 लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा अगला नंबर आएगा, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जो ये सीरीज बन रही है, इसमें जो हमारा लास्ट में उत्तर निकल के आ रहा है वो हो जाएगा 65 का। 2 में +3 हो रहा है तो 5 हो रहा है, 5 में +7 हो रहा है, तो इस तरह से ये होते 65 आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा इसमें जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर 26, युक्ति तर्क संगत तर्क दिए गए हैं, माप के प्राकार्य में सम्मिलित है। तो माप के प्राकार्य में क्या सम्मिलित है? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं, प्रोग्नोसिस, फिर डायग्नोसिस और प्रिडिक्शन सॉरी। तो ये सभी के सभी सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, तार्किक युक्ति आधारित है। तो तार्किक युक्ति किस पर आधारित है? ये आधारित होगी न्यायवाकीय तर्क पर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लुप्त संख्या को भरिए। तो यहाँ पर एक संख्या दी गई है, जो संबंध 4:17 में है वही यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा 50 का। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 में इस तरह से निकाला गया है, तो 7 का, एक मिनट, ये हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे 50 आ रहा है। अनुपयुक्त शब्द चुनिए। तो इसमें से कौन अनुपयुक्त शब्द है उसी को चुनना है। नपन भिक्षुणी, मठीधीश मानक, सरदार नाइट पादरी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा अलग जो दिख रहा है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार नाइट का, यानी 29 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग में भिन्न संख्या को चुनिए। तो इसमें से कौन सा भिन्न हो रहा है? मैं सीधे ऑप्शन बताती हूँ। इसमें जो भिन्न निकलेगा वो हो जाएगा 81। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। संभाव्यता प्रतिचयन का आशय है। तो इसका जो आशय है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी से। ऑप्शंस देख लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड याच्छादिक प्रतिचयन से, व्यवस्थित याच्छादिक प्रतिचयन से, सरल याच्छादिक
प्रति चेन से। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या को भरिए। तो इसमें जो लुप्त संख्या होगी वो हम सीधे देख लेते हैं, ये जो निकल के आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सूचनाओं का विवेचन। यहाँ पे जो दिया है 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विरोधी दिशा में होगी। तो इसमें कितना बज रहा होगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 3:50। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मेरी के 3 बच्चे हैं, इनकी क्या संभावना है कि उनमें से कोई भी लड़का नहीं है? तो ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है इस समय, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि वृत्त के अर्धव्यास को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो उसका जो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा वो हो जाएगा 125%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाता है सूचना संचार ICT पर आधारित क्वेश्चन। CD रोम का अर्थ है? तो CD रोम का अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय पेरिफेरलियस को नियंत्रण में रखता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डेटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए जिस माध्यम को इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। रैम RAM का अर्थ है? तो रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। WW का अर्थ है? तो WW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जन और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41। हाल के दशकों में जंगल के काटने का परिणाम निम्नलिखित हुआ। तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हुआ? उपयुक्त सभी होगा। भू संरक्षण, भूस्खलन और जैविक विविधता की क्षमता। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीचे लिखे प्राकृतिक खतरे में मनुष्य के सर्वाधिक क्षति के लिए उत्तरदायी है। तो क्या सर्वाधिक क्षति के लिए उत्तरदायी है? तो सुनामी हो जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन डी भूकंप दिया है, ज्वालामुखी का फूटना दिया है, बर्फीले तूफान, तो सुनामी होगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है? तो जो सबसे उपयुक्त है वो हो जाएगा सामुदायिक सहभागिता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। महानगरों में झुग्गी झोपड़ियां किसका परिणाम है? तो ये परिणाम है गांव से शहरों की ओर पलायन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है। तो ये पक्षी पाया जाता है भारत के थार मरुस्थल में। उच्च शिक्षा प्रणाली। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा में प्रयुक्त पहला सैटेलाइट कौन है? तो शिक्षा के क्षेत्र में जिस सैटेलाइट का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह था EDUSAT। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। इग्नो एकमात्र टेलीविजन शैक्षिक चैनल का नाम है। तो उसका क्या नाम है? ज्ञान दर्शन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वर्धा में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा।
तो यहाँ पर मैचिंग करने का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 49 संस्थाएं दिया गया है, उनका स्थान दिया गया है। तो चलिए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, तो ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबिटन स्टडीज, तो ये हो जाएगा धर्मशाला, इग्नो, नई दिल्ली। फिर से देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद, ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबिटन स्टडीज धर्मशाला, इग्नो, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा की वृत्तीकरण का उद्देश्य कौन सा है? तो वृत्तीकरण का जो उद्देश्य है वो होगा उदार शिक्षा को व्यवसाय मुखी बनाना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए अपनी प्लेलिस्ट में। जिन जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि कोई भी वीडियो आपको पसंद आता है तो हर एक वीडियो की प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है और उसकी पूरी सीरीज़ है। जैसे कि यही जो आप वीडियो इस समय देख रहे हैं पेपर 1 का UGC नेट का, तो हमने दिसंबर 2019 से स्टार्ट किया था और ये इसकी पूरी प्लेलिस्ट है। इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये जो पेपर है ये हम लोग केवल सैटरडे को सॉल्व करते हैं, बाकी दिन हम हिस्ट्री के पेपर्स को सॉल्व करते हैं। हिस्ट्री के MCQs लगाते हैं। अगर आप का सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और फ्रेंड्स जो लोग PhD के बारे में जानकारी चाहते हैं कि टॉपिक कैसे हम सेलेक्ट करें तो वो कल के वीडियो के लिए वेट करें। मैं कल इसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।